हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। और ये हमारे इस कोर्स का पहला वीडियो लेक्चर रहने वाला है। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी ये हमारी क्लास का पहला लेक्चर है। और ये एकदम बेसिक के अंदर रहने वाला है, काफी इजी लैंग्वेज में और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप ये फार्मेसी फील्ड परस्यू कर रहे हैं, अपना करियर इस फील्ड के अंदर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये है क्या और आपको इसके अंदर क्या क्या स्कोप रहने वाला है, आप कहां तक इसके अंदर ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया, फार्मेसी एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंस कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। ये हमारी साइंस की कौन सी फील्ड है या कौन सी ब्रांच है? इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि दवाइयां कैसे बनाई जाती है। कोई भी ड्रग होता है तो उससे दवा कैसे बनाते हैं, कैसे उसका मैन्युफैक्चर होता है, जो ड्रग हम लोग बनाते हैं, जो दवाई बनाते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, साथ ही साथ उस दवाई को पेशेंट को कैसे देना, उन सभी के बारे में। और तो और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन हम लोग पेशेंट को देंगे तो उसका प्रॉपर यूज पेशेंट कैसे करेगा, इन सभी की स्टडी हम लोग करते हैं हमारे फार्मेसी के अंदर। इसकी हिंदी डेफिनेशन देखेंगे तो फार्मेसी स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा है जो औषधियों की तैयारी, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण तथा उसके उचित उपयोग यानी प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन से संबंधित होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इसका इजी कॉन्सेप्ट होता है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, पेशेंट को डायग्नोस करके दवाई वगैरह लिख के देता है। लेकिन फार्मासिस्ट क्या करता है? फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि जो पेशेंट को राइट मेडिसिन मिले, जो डॉक्टर ने लिखी है वो मेडिसिन उसे मिले, और वो उसे बताए कि उसे कैसे लेना है, ताकि पेशेंट उसे सेफली ले सके और उसका ट्रीटमेंट बढ़िया चल सके। फार्मेसी को अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो क्या आप समझ सकते हैं हम लोग? साइंस प्लस मेडिसिन प्लस पेशेंट की केयर। तो ये सारी चीजें कौन करता है? हमारा फार्मासिस्ट करता है। तो आप लोग भी फार्मेसी पढ़ रहे हो तो आगे जाके आप भी हमारे फ्यूचर फार्मासिस्ट हो, तो इसीलिए आपके लिए ये चीजें जानना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। Who is a pharmacist? अब फार्मासिस्ट कौन होता है उसके बारे में देखते हैं। A pharmacist is a healthcare professional who specializes in medicine and their safe use। एक ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति होता है जो क्या करता है? हेल्थ केयर का ध्यान रखता है। और किसके अंदर स्पेशलाइजेशन करता है? मेडिसिन के बारे में जानता है स्पेशलिटी के थ्रू, और उनके सेफ यूज के बारे में स्पेशलाइजेशन करता है, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना आ सके और प्रॉपर और करेक्ट मेडिसिन हमारे पेशेंट को मिल सके। तो वह हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो किसमें स्पेशलाइजेशन करता है? मेडिसिन के अंदर और उसके सेफ यूज के अंदर करता है। आगे देखेंगे मेजर रूल्स ऑफ फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट के मेजर रूल कौन कौन से होते हैं? बी फॉर ड्रग डिस्कवरी। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है? ड्रग की डिस्कवरी करता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट, रिसर्च वगैरह करते रहते हैं और एक नए ड्रग की रिसर्च करते हैं या खोज करते हैं, जिससे क्या हो सके? हमारे पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सके और हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर एक इवोल्यूशन आ सके, ताकि नया ड्रग अलग बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके बाद एम टर्म से हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। ड्रग को डिस्कवर करने के साथ साथ नया ड्रग बनाता भी है, और जो चलते आ रहे हैं उन ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। क्यों? मतलब हमारा क्वालिटी अश्योरेंस, यानी जो ड्रग है वो प्रॉपर बेस्ट क्वालिटी का बने उसका ध्यान भी रखता है। पी मतलब हमारा पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट को काउंसिल करने का काम कौन करता है? हमारा फार्मासिस्ट करता है। जो हमारा डॉक्टर होता है वो तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं डायग्नोस करने के बाद। उसके बाद पेशेंट को काउंसिल कैसे करना है, कैसे उससे को प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बढ़िया दवाई देनी है और उसका करेक्ट यूज उसे बताना है कि उसे कैसे लेना है, ताकि उसका ट्रीटमेंट सही चल सके। ये काम भी हमारा फार्मासिस्ट करता है। इसके बाद देखेंगे एच मतलब हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सर्विस। हॉस्पिटल और कम्युनिटी सर्विस के अंदर भी अपना योगदान ये देता है। तो ये सारे रोल्स हमारा फार्मासिस्ट प्ले करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी हिस्ट्री क्या है हमारे इंडिया में, कैसे वो इंडिया में आया
और कैसे अभी वो इवॉल्व हो रहा है और उसका डेवलपमेंट किस स्टेज तक हो चुका है, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। The history of pharmacy in India reflects the evolution of medicine, pharmaceutical education and pharmaceutical industries। अब ये जो हमारी फार्मेसी का जो हिस्ट्री है, या इसकी हिस्ट्री किस चीज को बताती है कि कैसे मेडिसिन का इवोल्यूशन हुआ इंडिया के अंदर, कैसे फार्मास्यूटिकल एजुकेशन आई, जो फार्मेसी एजुकेशन है वो आई, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सभी चीजें हमें हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में देखने को मिलती है ना। तो ये 4 मेजर फेजेस के अंदर था। सबसे पहले आता हमारा एंशिएंट पीरियड, जो काफी पुराने समय में चलता था। उसके बाद आया हमारा प्री इंडिपेंडेंस टाइम, जब हम लोग आजाद हुए थे, उससे पहले क्या स्थिति थी फार्मेसी फील्ड की। उसके बाद आया पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे ही आजाद हुआ देश तो उसके बाद किस तरीके से विकसित हुआ, उन सब के बारे में पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज के अंदर बताया गया है। और लास्टली आता हमारा मॉडर्न एरा, जो अभी करंटली चल रहा है ना। तो ये सारे फेजेस होते हैं, 4 फेज के अंदर हमें हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी देखने को मिलती है, उनको अब डिटेल में पढ़ते हैं ना। फर्स्ट आता है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में क्या था? एंशिएंट इंडियन फार्मेसी वाज मेनली बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड मेडिसिनल प्लांट्स। एंशिएंट जो फार्मेसी थी, इंडियन फार्मेसी, वो किस पे बेस्ड थी? आयुर्वेदा पे और मेडिसिनल प्लांट्स पे, जो प्राकृतिक रूप से प्लांट्स पाए जाते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, हर्बल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, उन प्लांट्स के ऊपर और आयुर्वेदा के ऊपर टोटली बेस्ड था। ये काफी एंशिएंट समय की बात है, काफी पुराने समय की बात है, जब ऋषि मुनि वगैरह इन जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, तब की बात है ना। तो आयुर्वेदा में क्या क्या देखने को मिलता है? इसका मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का विज्ञान। जो जीव एक जीव के अंदर होता है, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो प्राण होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उन सभी को आयुर्वेदा के अंदर बताया गया है डिटेल के अंदर, है ना। अब इंपॉर्टेंट एंशिएंट टेक्स्ट क्या कहते हैं? एक तो इसके अंदर 2 बुक्स आती थी, पहली है हमारी चक्रा संहिता और दूसरी थी हमारी सुश्रुत संहिता। ये ऋषि मुनियों ने लिखी थी, ये हमारे चरकाचार्य जी ने लिखी थी और दूसरी हमारे सुश्रुत आचार्य जी ने लिखी थी। ये दोनों बुक्स जो लिखी गई है, इनके अंदर टोटल आयुर्वेदिक जो प्रोसेसेस होते हैं मेडिसिन बनाने के और कैसे उनको पेशेंट को देना है, इन सभी की डिटेल इन दोनों संहिता के अंदर या इन दोनों बुक्स के अंदर लिखी हुई है। इसके बाद इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे फार्मेसी फील्ड के अंदर? सबसे पहले आते हैं हमारे हर्बल मेडिसिन से, हमें इनके अंदर देखने को मिली, उनकी नॉलेज हमें इससे हुई। इसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके बारे में हमें इनसे पता लगा। और अगला था हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेशन। जो बेस फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेशंस होते हैं, उन सभी का प्रोसेस भी हमें इन दोनों संहिताओं से पता लगा। इसलिए आयुर्वेदा एक काफी मेजर रोल प्ले करता है। जो होता है ना, नींव रखी गई थी, तो हमारे जो मॉडर्न फार्मेसी है उसकी नींव आयुर्वेदा से ही रखी गई थी। आपको ये चीज याद रखनी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं फार्मेसी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। अब सेकंड फेज चल गया है, जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस फेज है। तो इसके अंदर क्या था? ब्रिटिश रूल था आजादी से पहले, तो उस टाइम फार्मेसी की क्या हालत थी वो देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मोस्ट मेडिसिन वर इम्पोर्टेड एंड फार्मेसी एजुकेशन वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्या था? बाहर से मेडिसिन इंपोर्ट करते थे और एजुकेशन का कोई अता पता नहीं था। उस समय एजुकेशन पे, फार्मेसी एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, और जितनी भी दवाइयां रहती थी वो बाहर से ही हम लोग इंपोर्ट करवाते थे, हमारे देश में मंगवाते थे। तो इससे क्या हुआ कि इंपोर्टेड मेडिसिन हुई हमारे देश के अंदर, इंपोर्टेड मेडिसिन ही रहने लगी, बाहर से मंगाई हुई, और लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग हो गई। दवाइयां यहाँ बनती नहीं थी, बाहर से लाई जाती थी। और नो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन, और ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, यानी शिक्षा का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था, ताकि नए नए फार्मासिस्ट ट्रेन हो सके और दवाइयां यहीं बन सके, ऐसा कोई भी सीन नहीं था। फार्मासिस्ट वर्क्ड एज कंपाउंडर्स। फार्मासिस्ट उस समय कंपाउंडर्स की तरह वर्क करते थे, यानी दवाइयां यहाँ आती थी, उन्हें दवाइयों का इतना नॉलेज नहीं था, वो बस डिस्पेंसिंग का काम करते थे कि पेशेंट को ये दवाई दे दी, ऐसे दे दी, वैसे। उनको इतना नॉलेज नहीं था, ना वो इतने वेल एजुकेटेड थे। प्री इंडिपेंडेंस फेज की ये बातें यहाँ पर हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला, बिगिनिंग ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये हमारा थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है, जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद क्या हालत थी वो देखते हैं। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले फार्मेसी एजुकेशन हमारे इंडिया में कौन लाया? वो उन्हीं को हम लोग फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम था महादेवालाल श्रोफ, जिन्हें कि हम एमएल श्रोफ के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम फार्मेसी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया और उसको डेवलप करवाने में मदद की, है ना। प्रोफेसर एमएल श्रोफ इज नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इनको
फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के अंदर इनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है एमएल श्रोफ, महादेवा लाल श्रोफ। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो हमारी फार्मेसी एजुकेशन थी उसको स्टेब्लिश किया था। इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे? फर्स्ट यूनिवर्सिटी लेवल फार्मेसी कोर्स, इन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स लॉन्च किया ताकि फार्मासिस्ट अच्छे से ग्रेजुएट हो सके। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए कि एजुकेशन जो एक फार्मासिस्ट होता है उसकी एजुकेशन के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहनी चाहिए, उन सभी के स्टैंडर्ड्स इन्होंने ही सेट किए। प्रोफेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट करवाई ताकि फार्मासिस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छे से डेवलप हो सके। इसके बाद में देखते हैं रिमेंबर टाइमलाइन। अब कुछ टाइमलाइंस थी जो हमें याद रखनी होगी, तो वो डेट्स आपको यहाँ टेबल के रूप में दिखाई गई है, तो आप इनको याद करके अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ ईयर दिया गया है और माइलस्टोन्स यानी क्या क्या उस समय एक्टिविटी हुई थी। 1937 में फर्स्ट फार्मेसी डिग्री कोर्स लॉन्च किया गया। किसने किया था? महादेवा लाल श्रोफ ने। 1940 के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को लॉन्च किया गया। ये एक्ट काफी रिवोल्यूशनरी रहा, तो आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, है ना। 1948 में फार्मेसी एक्ट को लॉन्च किया गया। 1949 के अंदर पीसीआई को स्टेब्लिश किया गया, जो अभी हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो सारी एजुकेशन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 1949 के अंदर। 1954 के अंदर एजुकेशन रेगुलेशंस को लागू किया गया और इस फील्ड में और डेवलपमेंट लाया गया। 1991 के बाद एक्सपेंशन ऑफ फार्मेसी कॉलेज, यानी बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज बड़े और रेगुलेट किए गए। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे इंडिया के अंदर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी और पीएचडी, ये सभी कोर्सेज चल रहे हैं। बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं और वेल एजुकेट होकर अच्छे फार्मासिस्ट बन रहे हैं। तो करंटली हमारे भारत की इस हालात है कि हमारा भारत इस तरह विकसित हो चुका है कि प्रेजेंटली ये सारे कोर्सेज हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला आता है हमारा फार्मेसी एक्ट 1948, यानी अभी मॉडर्न फार्मेसी में जो फार्मेसी एक्ट लाया गया था 1948 के अंदर, उसका क्या प्रभाव पड़ा। द फार्मेसी एक्ट 1948 रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन एंड द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसके थ्रू क्या किया गया? जो फार्मेसी की एजुकेशन थी उसको और फार्मेसी के प्रोफेशन को इंडिया में अच्छे से रेगुलेट किया गया। इसके बाद देखेंगे इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। रेगुलेट प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन को अच्छे से चलाया जाए, उस पर अच्छे से ध्यान दिया जाए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो हमारे पास, जो फार्मासिस्ट डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। इंश्योर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट रहते हैं उनका एश्योरेंस लिया गया ताकि जितने भी फार्मासिस्ट हैं जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो वेल एजुकेटेड रहे। मेंटेन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, जो एजुकेशन लेवल पे स्टैंडर्ड्स रहेंगे वो मेंटेन करने का काम भी इस एक्ट के थ्रू किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारी पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बारे में जानते हैं। पीसीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये हमारी एक संवैधानिक या वैधानिक बॉडी है जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट की जाती है। और ये फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर ही स्टेब्लिश की गई ताकि क्या कर सके? फार्मेसी एजुकेशन ऑफ इंडिया को रेगुलेट कर सके। जो भी फार्मेसी एजुकेशन रहेगी इंडिया में उसको रेगुलेट कौन करेगा? हमारी पीसीआई करेगी। ये उस एक्ट के थ्रू लाया गया और अभी तक भी पीसीआई इसे रेगुलेट कर रही है ना। इसके फंक्शन देखते हैं। अप्रूवल, ये अप्रूव करती है फार्मासिस्ट को, एजुकेशन का रेगुलेशन करती है। जो भी एजुकेशन फार्मासिस्ट को दी जाएगी उसके रेगुलेशन का काम पीसीआई करती है। नए फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन ये करती है और ड्रग्स और एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करने का काम भी हमारी पीसीआई ही करती है। आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या डेवलपमेंट हुआ, चलिए उसको देखते हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डील विद रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन। अब रिसर्च के अंदर देखा गया कि नए नए ड्रग्स को रिसर्च करे और नई नई मेडिसिन को डेवलप करके पेशेंट्स के लिए लाया जाए और बहुत सारे ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करके मार्केट के अंदर उतारा जाए। अब ड्रग मैन्युफैक्चर होने के बाद उसकी मार्केटिंग भी काफी जरूरी होती है, तो इन सभी चीजों का भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ध्यान रखा गया है ना। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या सीन थे भारत के अंदर? डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेंट मेडिसिन, यानी इंपोर्टेंट मेडिसिन पे बहुत ज्यादा डिपेंड था हमारा भारत। और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यानी हर जगह खुद की फैक्ट्री के सेटअप लग गए और ड्रग्स मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गए। रिसर्च का एक्सपेंशन हो गया, फार्मासिस्ट के लिए रिसर्च का काफी
बड़ा सिनेरियो खुल गया, वो अच्छे से रिसर्च के अंदर जाने लगे और अच्छे से जो हमारी ड्रग्स वगैरह है उनकी रिसर्च होने लगी। जेनरिक मेडिसिन की ग्रोथ हुई क्योंकि हर जगह इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, तो क्या हुआ, अब जेनरिक मेडिसिन हर जगह बनने लगी। अब है हमारा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमारी फार्मेसी की ग्रोथ हुई, और ये मेनली हमें 3 फेजेस में देखने को मिलता है। इसका जो फेज 1 था यानी पार्ट 1 था, वो 1947 से लेके 1970 तक चला, और उसके अंदर क्या क्या हुआ। इसके अंदर सबसे पहले ये हमारी फाउंडेशन स्टेज थी, जब हमारी नींव रखी गई फार्मेसी के डेवलपमेंट की। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिला हमें, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई ड्रग्स की इंडिया के अंदर खुद के अंदर ही, और फॉरेन की डिपेंडेंस कम हो गई। अब फॉरेन के अंदर जो डिपेंडेंसी थी वो कम कर दी गई, इंपोर्टेड जो मेडिसिन हम करवाते थे वो इंपोर्ट अब थोड़ा कम कर दिया गया, और खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। इसको याद रखने की ट्रिक देखिए आप कि बिल्ड द बेस, ये लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है और एक तरीके से रिवोल्यूशनरी लाइन भी है कि हम लोगों ने बेस बना लिया उस टाइम पे, धीरे धीरे सेटअप करा और एक बेस बनाया ताकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो सके ड्रग्स को लेकर भी। आगे देखते हैं फेज 2। फेज 2 चला हमारा 1970 से लेके 1990 तक, 1990 तक चला, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए चलिए वो देखते हैं। इसके अंदर एक लाया गया हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ये एक बहुत बड़ा और रिवोल्यूशनरी एक्ट था। इस एक्ट के थ्रू ये कर दिया गया कि पेटेंट, दवाइयों पे से पेटेंट हटा दिया गया, और ऐसा कर दिया गया कि अब कोई भी इंसान ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसे बस जो हमारे फार्माकोपियास के अंदर दिए गए स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से एक्ट लाया गया। पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जो दवाइयां थी उस टाइम पर पेटेंट करवा ली थी, तो दूसरा जन उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था, लेकिन इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के बाद में ये चीज हटा दी गई और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता था, बस उसे क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता था। इसके क्या इफेक्ट्स हुए कि जेनरिक मेडिसिन की ग्रोथ बढ़ गई, बहुत भारी मात्रा में मेडिसिन मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई लोकल एरियाज के अंदर भी। और इसको याद कैसे रखोगे कि पेटेंट एक्ट क्या था, जेनरिक रिवॉल्यूशन था, यानी जेनरिक मेडिसिन के लिए एकदम रिवॉल्यूशनरी एक्ट था, और इसको जेनरिक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे फेज 3 के बारे में, जो हमारा 1990 से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है, और इसे मॉडर्न फार्मेसी के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। इसके था कि ग्लोबल एक्सपेंशन एरा। ये ग्लोबल एक्सपेंशन एरा था जब इंडिया खुद के बेस पे होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब वो ग्लोबली एक्सपेंड करने लगा, ग्लोबली फैलने लगा, डेवलप होने लगा, बाहर मेडिसिन एक्सपोर्ट करने लगा। तो इस तरीके से ग्लोबली इसने डेवलपमेंट किया है ना। इसके क्या क्या फीचर्स थे, एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, अब हम लोग इंपोर्ट बंद करके बाहर दवाइयां एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके थे 1990 के बाद में। बायोटेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई, यानी हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट था उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया और ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया गया। R&D एक्सपेंशन हुआ, यानी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा विकास हमें देखने को मिला। इसको याद कैसे रखोगे आप, इंडिया बिकेम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये टाइटल मिला इंडिया को कब मिला, 1990 के बाद। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला कि इंडिया अब जगत के अंदर फार्मेसी है। बाहर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दवाइयां, साउथ अफ्रीका वगैरह और जैसी कंट्रीज जो ज्यादा जरूरतमंद है उनको, तो इसलिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से हमें नवाजा गया। आगे देखते हैं मेजर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब मेजर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी हमारी PCI, जो एक स्टेटरी बॉडी है। इसके क्या क्या फंक्शंस है, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है ये, और नए फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करती है, स्टैंडर्ड्स को सेट करती है एजुकेशन के लिए। इसके साथ साथ अगली जो बॉडी आती है हमारी, वो आती है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, IPA। ये क्या काम करती है, ये करती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जब एक फार्मासिस्ट जब क्वालिफाई हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके बाद उसके डेवलपमेंट का काम कौन संभालता है, IPA संभालती है। उसके प्रोफेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा उसकी जिम्मेदारी ये लेती है। और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी अब ग्रेजुएट होने के बाद वो अपनी एजुकेशन कैसे कंटिन्यू करेगा, वो भी हमारी IPA ही रेगुलेट करती है। फार्मेसी प्रैक्टिस का प्रमोशन करती है ताकि फार्मासिस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके और अपनी स्किल्स को और बेटर कर सके। अगली काउंसिल बॉडी आती है हमारी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। ये टेक्निकल एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करती है, जिसके अंदर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। क्या क्या फंक्शन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अप्रूवल, यानी ये जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हम लोग फार्मेसी में इंट्रोड्यूस करेंगे या यूज करेंगे, उनका अप्रूवल ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड,
एजुकेशन के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम भी ये करती है। अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। इसके फंक्शंस देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस है। ड्रग अप्रूवल का काम करती है, जब कोई ड्रग बन जाता है तो उसको अप्रूव करने का काम ये करती है। ड्रग के रेगुलेशन का काम करती है, जो ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है उसके बारे में। इसके बाद देखते हैं क्लिनिकल ट्रायल ओवरसाइट, यानी अब जो ड्रग्स हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उनका ट्रायल या टेस्ट कैसे किया जाए उसका ध्यान कौन रखता है, हमारी CDSCO रखती है। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल और टेस्टिंग का काम भी करती है। इसके बाद देखेंगे अगला आता है हमारा मॉडर्न रोल ऑफ फार्मासिस्ट, यानी मॉडर्न फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या रोल है उसके बारे में। कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर देखने को मिलते हैं हमारे फार्मासिस्ट, उसके अंदर क्या रोल रहता है, इसका क्या फंक्शन होता है, डिस्पेंसिंग मेडिसिन को डिस्पेंस करने का काम करते हैं, यानी पेशेंट को देने का। पेशेंट को काउंसिल करते हैं, उसको दवाई समझाते हैं कि कैसे दवाई लेनी है और पूरा प्रिस्क्रिप्शन उसे बता देते हैं सही तरीके से। इसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसीज के अंदर क्या काम करते हैं, इसके फंक्शंस देखेंगे। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, वही हमारे पेशेंट को ड्रग देने का, और क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज भी ये करते हैं। जो भी अदर सर्विसेज होती है, जैसे कि हमारे जो अगर चोट वगैरह लग जाए तो उस पर बैंडेज वगैरह लगवाना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, वो सारा काम भी। इसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या फंक्शन रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं ड्रग्स बनाने का। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल को चेक करते हैं कि ड्रग सही क्वालिटी का है या नहीं है। रिसर्च के अंदर भी हमारे फार्मासिस्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसीज के अंदर रिसर्च का काम भी इनका रहता है। रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर देखते हैं फार्मासिस्ट के क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन देखेंगे, ड्रग अप्रूवल, ड्रग जो है उसको अप्रूव करने का काम ये करते हैं, उसको अच्छे से चेक करके। इसके बाद कंप्लायंस, कि जो ड्रग ये लोग अप्रूव कर रहे हैं वो कंप्लायंट है या नहीं, पेशेंट के लिए सही है या नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, उससे हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, ये सारी चीजें देखकर ये लोग उस ड्रग को अप्रूव करते हैं। एकेडमिक्स एंड रिसर्च के अंदर फार्मासिस्ट क्या काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, अच्छे से जो फार्मेसी है उस फील्ड को और ग्रो कर सके, नए नए फार्मासिस्ट को अच्छी एजुकेशन मिल सके। इसलिए फार्मासिस्ट अच्छे से ट्रेन होने के बाद एकेडमिक्स और रिसर्च वाले डिपार्टमेंट के अंदर क्या करने चले जाते हैं, टीचिंग करने भी चले जाते हैं, और इसके अलावा रिसर्च करने भी चले जाते हैं। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमारा लेक्चर 1 था, काफी बेसिक इंट्रोडक्शन था सभी चीजों का, और काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ऐप के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर के नोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ साथ कटारिया फार्मेसी आपके लिए लेके आया है ओनली ऑन 99 रुपीज के अंदर, सिर्फ 99 रुपीज के अंदर यूनिट वाइज नोट्स, वो भी जनरल फार्मेसी के। तो इन नोट्स से आपको इतना फायदा होगा, जैसे कि आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो हाथों हाथ नोट्स नहीं लिख सकते, तो आप क्या कीजिएगा, इन नोट्स को परचेज कर लीजिए। आपको डायरेक्ट या तो आप PDF के रूप में इनको डायरेक्ट पढ़ सकते हो, या फिर प्रिंट आउट निकलवा के भी अपने नोट्स को प्रिंट आउट करके कॉपी में बना सकते हो। इन नोट्स की क्या खास बात रहने वाली है, यूनिट वाइज डिटेल नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, इजी लैंग्वेज में और एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के बेसिस पे ये बनाए गए हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और टेबल्स इंक्लूड की गई है ताकि आपको रिवाइज करने में और समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा इसके अंदर मोस्टली हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर किया गया है मेजर रूप से, और सारा कोर्स तो कवर है ही। इसके अलावा ये आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सके और अच्छे से पढ़ सके। इन नोट्स को परचेस करके आप अच्छे से अपनी स्टडीज को बेटर बना सकते हैं, और अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे, स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो और सभी स्टूडेंट से हट के आपको अगर कुछ करना है तो इन नोट्स को परचेस करके अपनी फार्मेसी की जर्नी को काफी ईजी बनाइए। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और हमारा कटारिया फार्मेसी का YouTube चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।